मैं डॉक्टर अनीता गुप्ता, अध्यक्ष हिंदी विभाग, सेठ मंगलचंद चौधरी राजकीय महाविद्यालय आबू रोड, हिंदी साहित्य के समस्त विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर सभी जिज्ञासु दर्शक वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सभी स्नेही प्रतियोगी गण का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मातृ पितृ देवो भव को नमन व वंदन करते हुए माँ सरस्वती के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हुए कि वो हमारी विमल बुद्धि को विस्तार दे। आज इस हिंदी भाषा की छोटी रचना का श्रवण करते हुए हम अपनी कक्षा आरंभ करेंगे। हिंदी भाषा पर ये रचना है कि शब्द सुमन अर्पित करते हैं हिंदी के पगवंदन को, व्यक्त करूँ मैं किन शब्दों में हिंदी के चित क्रंदन को। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया कर्म की बात बड़ी, वचन बहुवचन पर्यायवाची इससे पहले 12 कड़ी। स्वर व्यंजन संयोजन आतुर शब्दावली अभिनंदन को, शब्द सुमन अर्पित करते हैं हिंदी के पगवंदन को। व्यक्त करूँ मैं किन शब्दों में हिंदी के चित क्रंदन को। सबसे वृहत व्याकरण जिसको संस्कृत संस्कृति से पाया, बहु विस्तार जगत में व्यापित संस्कृत ही विज्ञान को भाया। है प्रत्येक वर्ण अति व्यापक, दर्शन लिखे जाए वर्णन को, शब्द सुमन अर्पित करते हैं हिंदी के पगवंदन को। हिंदी के चित क्रंदन को कुछ मन आज जी रहे हिंदी, कुछ तो केवल ढोते हैं। जब हिंदी की बात चले तो आगल में भाषण होते हैं। खुशी मातृभाषा नहीं पाई, अपने कलुष निकंदन को, शब्द सुमन अर्पित करते हैं हिंदी के पगवंदन को। व्यक्त करूँ मैं किन शब्दों में हिंदी के चित क्रंदन को। जी हाँ, राजभाषा से राष्ट्रभाषा और राष्ट्रभाषा से विश्व मंच पर स्थापित होती हुई, अपनी अनोखी पहचान बनाती हुई, अपनी अस्मिता और गौरव की कहानी कहती हुई हिंदी वास्तव में वंदनीय है। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। आज की कक्षा में हम भाषा के विविध रूपों का संक्षेप में अध्ययन करेंगे और चर्चा करेंगे कि भाषा के विविध रूप होते हैं। इन विविध रूपों को हम विभिन्न आधारों के आधार पर समझते हैं। इतिहास के आधार पर, भूगोल के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, निर्माण के आधार पर, मानकता या मिश्रण के आधार पर। भाषा के इतिहास के आधार पर रूप मूल भाषा जैसे प्राचीन भाषा, मध्यकालीन भाषा, आधुनिक भाषा के आधार पर हम समझेंगे। भूगोल या क्षेत्र के आधार पर व्यक्ति बोली या स्थानीय बोली, उपबोली, उपभाषा, इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार की समस्त भाषाएं आ जाती हैं। प्रयोग के आधार पर बोलचाल की भाषा, साहित्यिक भाषा, जातीय भाषा, व्यावसायिक भाषा, दफ्तरी भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, गुप्त भाषा, मृत भाषा, जीवित भाषा। इसके अतिरिक्त सहायक, संपूरक, परिपूरक, संपर्क, समतुल्य भाषा का अध्ययन करेंगे। निर्माण के आधार पर सहज भाषा, कृत्रिम भाषा, मानकता या शुद्धता के आधार पर मानक यानी परिनिष्ठित भाषा या अमानक भाषा, अपभाषा। मिश्रण के आधार पर क्रियोल और पिजिन का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम इतिहास के आधार पर भाषा को देखते हैं। तो मूल भाषा और प्राचीन भाषा, मध्यकालीन
और आधुनिक भाषा के आधार पर हम मूल भाषा का वो वेद इतिहास पर आधारित है। भाषा की उत्पत्ति अत्यंत प्राचीन काल पर उन स्थानों पर हुई होगी जहाँ से बहुत से लोग एक साथ रहते आए होंगे। ऐसे स्थानों में किसी एक स्थान की भाषा जो आरंभ में उत्पन्न हुई होगी, आगे चल के जिससे ऐतिहासिक, भौगोलिक आदि कारणों से अनेक भाषाएं, बोलियां, उपबोलियां आदि बनी होंगी, मूल भाषा कही जाएगी। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार यही मान्यता है। संसार में जितनी भी भाषा परिवार माने जाएंगे, जितनी की मूल भाषाएं मानी जाएंगी। उदाहरण के लिए हम अपने भारोपीय परिवार की भाषा को ही लें तो इसकी मूल भारोपीय भाषा थी, जिसका प्रादुर्भाव एक साथ रहने वाले कुछ लोगों में हुआ। भौगोलिक परिस्थितियों ने भाषा के विकास एवं शाखाओं में बांटने का कार्य वहीं से आरंभ कर दिया था। मूल स्थान पर कुछ दिनों तक रहने के पश्चात जब वहाँ की जनसंख्या अधिक हो गई और भोजन आदि की कमी पड़ने लगी तो कुछ लोग तो संभवतः वहीं रह गए, कुछ लोग कई शाखाओं में बंटकर अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। चलने के समय उन भिन्न भिन्न शाखाओं की भाषा कुछ स्थानीय अंतरों को छोड़कर प्राय लगभग एक सी रही होगी। थोड़ी दूर चलकर उन शाखाओं ने अपने अपने अड्डे बनाए होंगे। उन नवीन अड्डों पर वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उनके जीवन में परिवर्तन आया होगा और तदनुसार उनकी भाषा में भी विकास हुआ होगा। 2-1 सदी या 10-20 पीढ़ी के उपरांत अलग अलग बसने वाली उन भाषाओं की भाषा में आपस में काफ़ी भिन्नता आ गई होगी और कुछ दिनों के बाद वे नवीन स्थान भी जनसंख्या आदि के बढ़ने से अपर्याप्त सिद्ध हुए होंगे और प्रत्येक शाखा में कई प्रशाखाएं फूटकर इधर उधर चलकर नवीन स्थानों पर बसी होगी। फिर वहाँ उनका विकास हुआ होगा, तदनुकूल उनकी भाषाएं भी अलग अलग रूपों में विकसित या परिवर्तित हुई होगी। इस तरह से मूल भाषा में भारोपीय न होकर भारत हित्ती थी, जिसकी 2 शाखाएं भारोपीय और हित्ती, जिसे हम पारिवारिक वर्गीकरण के अंतर्गत विस्तार से अध्ययन करेंगे और चर्चा करेंगे। व्यक्ति बोली के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि एक व्यक्ति की भाषा को व्यक्ति बोली कहते हैं। इस दृष्टि से भाषा का यह संपूर्णतम या लघुतम रूप है। शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से गहराई में जाकर ये कहा जा सकता है कि मनुष्य हर क्षण बदलता रहता है। राम या मोहन 2:01 या 1 सेकंड पर वही राम या मोहन नहीं रहते जो ठीक 2 बजे रहते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी व्यक्ति बोली भी सर्वदा एक नहीं रहती। अर्थात 2 बजे राम की जो व्यक्ति बोली होगी 2:01 पर उससे भिन्न कोई दूसरी व्यक्ति बोली होगी, चाहे वो अंतर कितना ही कम और सूक्ष्म क्यों ना हो। इस आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि किसी एक व्यक्ति की किसी एक समय की भाषा ही सच्चे अर्थों में व्यक्ति बोली है, किंतु साथ ही किसी व्यक्ति की जन्म से मृत्यु तक की बोली को भी व्यक्ति बोली कहा जा सकता है। पर सच्चे अर्थों में व्यक्ति बोली इस दूसरे अर्थ में पहले अर्थ का पूरा ऐतिहासिक विकास है, क्योंकि जन्म से मृत्यु तक भाषा का एक रूप नहीं हो सकता। आज से अंत तक उसमें कुछ न कुछ विकास होता रहता है। स्थानीय बोली या उपबोली में भाषा का ये रूप भूगोल के आधार पर है। एक छोटे से क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। यह बहुत सी व्यक्ति बोलियों का सामूहिक रूप है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी छोटे क्षेत्र की ऐसी व्यक्ति बोलियों का सामूहिक रूप जिनमें आपस में कोई स्पष्ट अंतर न हो स्थानीय बोली या उपबोली कहलाता है। एक बोली के अंतर्गत कई उपबोलियाँ होती हैं। किसी बोली के वर्णन में जब हम उसके दक्षिणी, पश्चिमी, मध्यवर्ती आदि उपरूपों की बात करते हैं तो हमारा आशय उपबोली या स्थानीय बोली से होता है। भोजपुरी, अवधी, ब्रज आदि बोलियों में इस प्रकार की कई उपबोलियाँ हैं। हिंदी में कुछ लोगों ने भाषा के इस रूप को बोली नाम का प्रयोग किया है, किंतु बोली का प्रयोग अंग्रेजी डायलेक्ट के लिए प्राय चल पड़ा है, अतः इसके लिए प्रयोग न करना ही उचित है। भाषा के इस रूप के लिए अंग्रेजी में सब डायलेक्ट शब्द चलता है, उस आधार पर उपबोली शब्द ठीक है। अंग्रेजी में इसके बहुत निकट के अर्थ में एक फ्रांसीसी शब्द पेटवा भी चलता है। पेटवा डायलेक्ट या बोली का उपरूप है, किंतु उसकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। इस कारण उसे ठीक अर्थों में उपबोली
या सब डायलेक्ट का समानार्थी नहीं माना जा सकता। पेटवा में जिस अर्थ का प्रयोग है उसके संदर्भ में यहाँ 4 बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पहली, ये बोली से अपश्या का छोटा स्थानीय रूप है। दूसरा, असाहित्यिक बोली है, यह असाधु होती है और ये अपेक्षितया निम्न सामाजिक स्तर के अशिक्षितों द्वारा प्रयुक्त की जाती हैं। कहना न होगा, इनमें केवल पहली बात ही उपबोली में आती है। बातें हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। उदाहरणतः राजस्थानी के अंतर्गत ऐसी उपबोलियां हैं जिनमें साहित्यिक रचनाएं हुई हैं। ऐसी स्थिति में उपबोली तो है किंतु पेटवा नहीं, अतः उपबोली को पटवा नहीं कहा जा सकता। उपबोली और भाषा में भी अंतर होता है। वो इस तरह से है कि बहुत सी व्यक्तियां के बोलने से जो आपस में पर्याप्त साम्य रखती है का सामूहिक रूप उपबोली कहलाता है और बहुत सी मिलती जुलती उपबोलियों का सामूहिक रूप बोली कहलाता है। मिलती जुलती बोलियों का सामूहिक रूप भाषा कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक भाषा क्षेत्र में कई बोलियां होती हैं। जैसे हिंदी क्षेत्र में खड़ी बोली, ब्रज, अवधी आदि बोलियां हैं और एक बोली में कई उपबोलियां जैसे बुंदेली बोली के अंतर्गत लोधांती, राठौरी, पवारी आदि उपबोलियां हैं। तो बोली शब्द यहाँ अंग्रेजी डायलेक्ट का प्रतिशब्द है। कुछ हिंदी के भाषा विज्ञानविद बोली के लिए विभाषा, उपभाषा या प्रांतीय भाषा का भी प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से व्यक्ति बोली, उपबोली, बोली और भाषा के नाम लिए गए हैं। उनमें भाषा विज्ञान की दृष्टि से विशेष महत्व केवल बोली और भाषा का है। एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं या बोली का क्षेत्र अपेक्षा का छोटा होता है, भाषा का बड़ा। इस रूप में बोली का स्वरूप स्पष्ट है, किंतु प्रकृति की दृष्टि से भाषा और बोली में अंतर करना कठिन है। फिर भी काम चलाने के लिए बोली की परिभाषा बल्कि व्याख्या कुछ इस प्रकार दी जा सकती है कि बोली किसी भाषा के एक ऐसे सीमित क्षेत्रीय रूप को कहते हैं जो ध्वनि, रूप, वाक्य गठन, अर्थ, शब्द समूह तथा मुहावरे आदि की दृष्टि से उस भाषा के परिनिष्ठित तथा अन्य क्षेत्रीय रूपों से भिन्न होता है, किंतु इतना भिन्न नहीं कि अन्य रूपों के बोलने वाले उसे समझ न सकें। साथ ही जिसके अपने क्षेत्र में कहीं भी बोलने वाले के उच्चारण, रूप रचना, वाक्य गठन, अर्थ, शब्द समूह तथा मुहावरों आदि में कोई बहुत स्पष्ट और महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं होती। एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। सामान्यतः कोई बोली तभी तक बोली कही जाती है जब तक उसमें साहित्य, धर्म, व्यापार, राजनीति के कारण महत्व न प्राप्त हो। जब तक पड़ोसी बोलियों से उसे भिन्न करने वाली उसकी विशेषताएं इतनी न विकसित हो जाएं कि पड़ोसी बोलियों के बोलने वाले उसे समझ न सके, इन दोनों में किसी एक की प्राप्ति करते ही बोली भाषा बन जाती है। अंग्रेजी, हिंदी, रूसी, संस्कृत, ग्रीक, अरबी आदि विश्व की सभी भाषाएं अपने आरंभिक रूप में बोली रही होगी और बाद में महत्व प्राप्त होने या विकास के कारण पूर्णतः भिन्न हो जाने पर वे भाषा बन गई। इस प्रकार आज बोली कहलाने वाली भोजपुरी, अवधी, मैथिली आदि उपयुक्त कारणों से भाषाएं नहीं बन पाई। तो बोलियों के बनने के क्या क्या कारण होते हैं? तो बोलियों के बनने का कारण प्रमुखतः भौगोलिक है। मूल भाषा के चित्र में प्रथम अवस्था में का एक भाषा थी, उससे ख, ग, घ भाषाएं फूट कर अलग चली गई, एक दूसरे से इतनी दूर जा बसी कि आपस में किसी प्रकार का संबंध संभव न था। एक शाखा के लोग दूसरी शाखा के लोगों से मिलकर बातचीत नहीं कर सकते थे। फल यह हुआ कि तीनों शाखाओं में कुछ विशेषताएं विकसित हो गई और इस प्रकार तीनों अलग अलग बोलियां हो गई। किसी भाषा की एक शाखा का अन्य से संबंध विच्छेद या अलग होना ही बोली के बनने का प्रधान कारण है। ऐसा भी होता है कि यदि कोई भाषा बहुत दिन से एक बड़े क्षेत्र से बोली जा रही है और उस क्षेत्र में एक उपक्षेत्र के लोग दूरी के कारण दूसरे उपक्षेत्र के लोगों से नहीं मिल पाते, तो उन दोनों या अधिक उपक्षेत्रों में बोलियां विकसित हो जाती हैं। हिंदी में अवधी, ब्रज आदि इसी प्रकार विकसित हो गई हैं। भूकंप या जन प्लावन से भी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं। एक क्षेत्र के बीच में व्यवधान आ जाता है, अतः लोग मिल नहीं पाते, बोलियां विकसित हो जाती हैं। बहुधा यह देखा जाता है कि किसी बड़ी नदी के दोनों ओर की बस्तियां भाषा की दृष्टि से
कुछ अंतर रखती है, ये उसी का द्योतक है। कभी कभी राजनीतिक या आर्थिक कारणों से भी कुछ लोग अपनी भाषा के क्षेत्र से कुछ बहुत दूर जाकर बच जाते हैं, वहाँ भी उनकी नई बोली विकसित हो जाती है। मध्य यूरोप में जर्मन भाषा का क्षेत्र था, वहाँ से लोग इंग्लैंड में चले गए, अंग्रेजी उसकी एक अलग बोली बन गई। कभी आसपास की भाषाओं या दूर की भाषाओं के प्रभाव के कारण भी एक भाषा में एक क्षेत्रीय रूप विकसित हो जाता है और वो बोली का रूप धारण कर लेता है। बोलियों के बनने के कारण के साथ साथ ही हम बोलियों के महत्व के पाने के कारणों का भी अध्ययन करेंगे कि कुछ बोलियां किसी प्रकार की महत्व की प्राप्ति कर धीरे धीरे बोली से भाषा कैसे बन जाती हैं। तो इसके भी बहुत कारण हैं। कुछ बोलियां जब अपनी अन्य बहनों से बिल्कुल अलग हो जाती हैं या अपनी अन्य बहनों के मर जाने के कारण अकेले बच जाती हैं तो उन्हें महत्वपूर्ण समझा जाने लगता है और भाषा की संज्ञा से विभूषित हो जाती हैं। ब्राह्मी प्रथम कारण से भाषा कहलाती हैं। साहित्य की श्रेष्ठता के कारण भी कुछ बोलियां महत्वपूर्ण हो जाती हैं। प्राचीन काल में मध्य देशीय बोली साहित्य के लिए प्रयुक्त होती थी, अतः उसका अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण हो जाना स्वाभाविक था। धार्मिक श्रेष्ठता भी बोली का महत्व बढ़ा देती है। रास संबंधी प्रधान तीर्थ अयोध्या है, कृष्ण संबंधी मथुरा। फल यह हुआ कि दोनों स्थानों की बोलियां अवधि और ब्रज को औरों की अपेक्षा अधिक महत्व मिला और कई सदियों तक वे साहित्य की भाषा बनी रही। ब्रज का तो नाम ही ब्रज भाषा हो गया था। इसी प्रकार खड़ी बोली का महत्व प्रदान करने में आर्य समाज का भी हाथ रहा है। बोलने वालों का महत्वपूर्ण होना भी बोली को महत्वपूर्ण बना देता है। अंग्रेजी जो मूलतः एक बोली है, अंग्रेजी के आधुनिक युग में विश्व भर में अपना व्यापार फैला देने और उसके महत्वपूर्ण होने से आज विश्व की व्यापारिक एवं अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनी हुई है। चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान, चाहे चीन हो या फ्रांस, सभी लोग अपनी बनाई पुस्तकों पर प्राय अंग्रेजी में ही मेड इन आदि लिखते हैं। इसी प्रकार विदेश जाने के लिए भी अंग्रेजी जानना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि इसका प्रचार प्राय सर्वत्र है। यद्यपि ये स्थिति कुछ समाप्त होती सी दिख रही है। बोली के प्रमुख और महत्वपूर्ण होने का सबसे बड़ा कारण राजनीति है। जहाँ राजनीति का केंद्र होगा वहाँ बोली अवश्य महत्वपूर्ण होकर भाषा बन जाएगी। दिल्ली के समीप की खड़ी बोली आज हिंदी भाषाभाषी प्रांतों की प्रमुख भाषा है और उसमें मैथिली, अवधी, ब्रज जैसी प्राचीन और महत्वपूर्ण बोलियों को दबाकर रखा हुआ है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा के स्थान को भी अपना लिया है। इसी प्रकार पेरिस की फ्रेंच और लंदन की अंग्रेजी बोलियाँ अपनी अन्य बहनों के बहुत आगे निकल गई हैं और अपने देश की राष्ट्रभाषा बन पड़ी हैं। मराठी की कोंकणी, मारवाड़ी और बरार आदि बोलियाँ रह गई हैं, पर पूना की बोली आज वहाँ की साहित्यिक भाषा है। चीन की मंदारिन बोली की भी यही दशा है। इस तरह से बहुत उदाहरण हमें विभिन्न देशों के मिल सकते हैं। इनके अतिरिक्त शिक्षा का माध्यम बन जाने के कारण, सेना में स्वीकृत होने के कारण, व्यापार में प्रयुक्त होने के कारण और विज्ञान आदि में विहत होने के कारण भी बोली भाषा का महत्व प्राप्त कर लेती है। मानक या परिनिष्ठित भाषा। सभ्यता के विकसित होने पर यह आवश्यक हो जाता है कि एक भाषा क्षेत्र की कोई एक बोली मानक मान ली जाती है। पूरे क्षेत्र से संबंधित कार्यों के लिए उसका प्रयोग होता है, उसे मानक या परिनिष्ठित कहते हैं। और पूरे क्षेत्र के प्रमुखतः शिथिल वर्ग के शिक्षित वर्ग के लोगों की शिक्षा, पत्र व्यवहार, समाचार पत्र आदि की भाषा हो जाती है और साहित्य आदि में भी प्राय उन्हीं का प्रयोग होता है। तो जब बोली मानक भाषा बनती है तो प्रतिनिधि हो जाती है, तो आसपास की बोलियों पर उसका पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। आज की खड़ी बोली ने ब्रज, अवधी, भोजपुरी आदि को प्रभावित किया और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि मानक भाषा आसपास की बोलियों को बिल्कुल समाप्त कर देती है। रोम की लैटिन जब इटली की मानक भाषा बनी तो आसपास की बोलियां शीघ्र ही समाप्त हो गई, पर ऐसा बहुत कम देखा जाता है। मानक भाषा के तत्कालीन रूप को लेकर उसका उच्चारण और व्याकरण आदि निश्चित कर दिया जाता है। फल यह होता है कि मानक भाषा स्थिर हो जाती है और कुछ दिन में उसका रूप प्राचीन पड़ जाता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि आज की खड़ी बोली का लिखित रूप जीवित बोली से उच्चारण तथा शब्द समूह आदि सब दृष्टियों से
कम से कम 40 वर्ष पीछे हैं और व्याकरण में भी कुछ परिवर्तन आ गया है। तो मानक भाषा का रूप पूरे क्षेत्र में एक ही नहीं रहता, प्रादेशिक बोलियों का प्रभाव भी उन पर पड़ता है। ये प्रभाव व्याकरण और शब्द समूह तथा उच्चारण तीनों में ही देखा गया है। भोजपुरी लोग दिखाई दे रहा है के स्थान पर लोक रहा है, हमने काम किया के स्थान पर हम काम किए का प्रयोग करते हैं। पंजाबी लोगों ने भी आदर्श हिंदी पर अपनी पालिश कर दी है। खड़ी बोली हिंदी का हमको जाना है वाक्य उनके बीच हमने जाना है हो गया है। तो मानक भाषा के मौखिक और लिखित रूप होते हैं। मानक भाषा के प्रादेशिक रूपों के अतिरिक्त मौखिक और लिखित 2 रूप होते हैं। सभी मौखिक भाषाएं अपने लिखित रूपों से प्राय भिन्न होती हैं। बोलने में सर्वदा ही वाक्य छोटे छोटे रहते हैं, पर लिखित रूप के वाक्य अधिकतर बड़े हो जाते हैं। कादम्बरी के वाक्य कहीं कहीं पृष्ठ पार कर जाते हैं, पर बोलचाल की संस्कृत कभी भी ऐसी न रही होगी। इस प्रकार मौखिक रूप स्वाभाविक है और लिखित रूप कृत्रिम, ये बातें मानक भाषा में भी पाई जाती हैं। तो मानक भाषा के लिखित रूप में मौखिक रूप की अपेक्षा प्रादेशिकता की छाप कम रहती है, क्योंकि लिखने में लोग अपेक्षाकृत अधिक सतर्क रहते हैं और लिखित रूप मौखिक की अपेक्षा अधिक संस्कृत रहता है। अपभाषा के संदर्भ में कहा जा सकता है कि ये भाषा का वो रूप है जिसे परिनिश्चित को शिष्ट भाषा की तुलना में विकृत अपभ्रष्ट समझा जाता है। ये विशेष तबके के लोगों में प्रयुक्त होती है। भाषा के आदर्श रूप की तुलना में इसमें विविध विशेषताएं मिलती हैं, जैसे परिनिश्चित रूपों का प्रयोग, जैसे हिंदी में करा, किया, मेरे को, मुझे, गवा, गया आदि। अपरिनिश्चित वाक्य रचना, जैसे हिंदी में मैंने जाना है, मुझ पर रुपए नहीं हैं। अश्लीलता, जैसे परिनिश्चित हिंदी में अश्लील समझे जाने वाले शब्दों का प्रयोग और परिनिश्चित भाषा द्वारा अग्रहित मुहावरों आदि का प्रयोग। राष्ट्रभाषा के आधार पर भी प्रयोग के आधार पर जब हम राष्ट्रभाषा, साहित्यिक भाषा, जातीय भाषा, बोलचाल की भाषा, जीवित भाषा का प्रयोग करते हैं, तो राष्ट्रभाषा के आधार पर आदर्श भाषा तो केवल उसी क्षेत्र में रहती है जिसकी एक बोली होती है। जैसे हिंदी खड़ी बोली राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि की परिनिश्चित या आदर्श भाषा है। किंतु जब कोई बोली आदर्श भाषा बनने के बाद उन्नत होकर और भी महत्वपूर्ण बन जाती है तथा पूरे राष्ट्र या देश में अन्य भाषा क्षेत्र या भाषा परिवार क्षेत्र में उसका प्रयोग सार्वजनिक कामों में होने लगता है, तो वो राष्ट्रभाषा का दर्जा पा लेती है। धीरे धीरे भारतवर्ष में लगभग यही स्थान प्राप्त हो गया है। वो अपने परिवार के अहिंदी प्रांतों राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल तथा अन्य परिवार के प्रांतों मद्रास आदि में धीरे धीरे व्यवहार में आती जा रही हैं। पूरे यूरोप में कुछ दिन तक फ्रेंच को भी यही स्थान प्राप्त था। व्यापार आदि के क्षेत्र में अंग्रेजी आज विश्व भाषा या विश्व की अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। किसी बोली की चरम सीमा उसका किसी रूप में विश्व भाषा होना ही है। विशिष्ट भाषा के रूप में कहा जा सकता है कि व्यवसाय या कार्य आदि के अनुसार भिन्न भिन्न वर्गों की अलग अलग भाषाएं होती हैं। ये भाषाएं आदर्श भाषा के विभिन्न रूप होती हैं, जो अधिकतर शब्द समूह, मुहावरे, प्रयोग आदि में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। कभी कभी उच्चारण संबंधी अंतर भी दिखाई देता है। विद्यार्थियों की भाषा, छात्रावास की भाषा, व्यापारियों की भाषा, सोने चांदी के दलालों की भाषा, कहारों की भाषा, धार्मिक संघों की भाषा, राजनीतिक संस्थाओं की भाषा, साहित्यिक गोष्ठों की भाषा इसी अर्थ में विशिष्ट है। किसी पर अंग्रेजी का प्रभाव अधिक रहता है तो किसी पर संस्कृत का, किसी पर गांव की बोलियों का, तो किसी पर गूढ़ या पारिभाषिक शब्दों का। जब कृत्रिम भाषा के रूप में हम देखते हैं निर्माण के आधार पर, तो जो भाषा स्वाभाविक रूप से विकसित होकर बनती है और उसके विरुद्ध कृत्रिम भाषा अपनाई जाती है, जिसे गुप्त भाषा, सामान्य भाषा। गुप्त भाषा में गुप्तचर विभाग चोरों, डाकुओं, क्रांतिकारियों, लड़कों आदि की होती है। इनका प्रमुख उद्देश्य अपनी बात को अनपेक्षित लोगों को न मालूम होने देना। विनोद में भी इसका प्रयोग करते हैं। एक अंग्रेज ने उत्तर प्रदेश के जरायाम पेशा वालों की गुप्त भाषा का अध्ययन किया था। ये लोग कुछ शब्दों को तोड़ मड़ोड़ कर, कुछ सामान्य शब्दों को नए अर्थ में प्रयुक्त कर अपनी गुप्त भाषा बना लेते हैं ताकि दूसरा न समझ सके। जैसे दामोदर, उदर या फेट
लोटे में दाम या धन है। नारायण नाले में ले चलो या नाले में है। प्रसाद दो, जहर दो, अमर करो, मार डालो। भारत के आज़ाद होने के पूर्व यहाँ के क्रांतिकारियों, आतंकवादियों की भी इसी प्रकार की भाषाएं थी। युवा वर्ग के लड़कों में गुप्त भाषा की प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती है। जैसे राम शब्द के लिए वो प्रयोग करेंगे रा कस्तूरी पंजा बीरे मक कस्तूरी मासा, और गया के लिए प्रयोग करेंगे गक कस्तूरी पंजा बीरे या कस्तूरी मासा। इनमें इन दोनों स्थानों पर एक एक अक्षर रखकर शब्द और वाक्य बनाए जाते हैं। सामान्य भाषा के अंतर्गत जो भाषाएं कृत्रिम नहीं होती, स्वाभाविक रूप से होती हैं, वो सामान्य भाषा के अंतर्गत आती हैं, जिसको यथाशीघ्र लोग समझ पाते हैं। कुछ साहित्यिक भाषा, कुछ जीवित भाषाएं जैसे हिंदी, कुछ मृत भाषा जैसे हिट्टाइट, कुछ राजभाषा जो राजकाज में संविधान में प्रयोग होता है जैसे हिंदी भाषा, कुछ जाति भाषा जाति विशेष की भाषा जैसे भील, बनिया, कायस्थ, ब्राह्मण आदि की बोलियां जाति भाषाएं हैं। बच्चों की भाषा जैसे जब बोलना शुरू करते हैं बच्चे तो पानी को मम, प्यार को पुच्ची, खाने को हप्पा, अप्पा, नींद को निन्नी आदि शब्द उस समय चलते हैं। सहायक, संपूरक, परिपूरक, संपर्क भाषा जो धीरे धीरे अन्य लोगों के संपर्क में आने से संपर्क भाषा बन जाती है और बोलचाल और सरलताओं की वजह से उसको अपना लिया जाता है। इस तरह से ही पिजन भाषा और क्रियोल भाषा मिश्रण के आधार पर बनाई जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि इस तरह से भाषा और बोली और ये भाषा वैज्ञानिक अंतर न होकर वास्तव में समाज भाषा वैज्ञानिक अंतर होता है और भाषा के विविध रूप होते हैं। जैसे हम समझ सकते हैं कि भाषा का क्षेत्र अपेक्षाकृत बड़ा होता है और बोली का छोटा। बोली किसी भाषा से ही उत्पन्न होती है। इस प्रकार भाषा बोली में माँ बेटी का संबंध है और बोधगम्यता के कारण भी इनका वाक्य ध्वनि रूप कभी कभी एक दूसरे से नहीं होता है, लेकिन कुछ समीपता वो निकटता भी होती है। भाषा का मानक रूप होता है किंतु बोली का नहीं। भाषा बोली की तुलना में अधिक परिनिष्ठित होती है, अतः औपचारिक परिस्थितियों में प्राय इसी का प्रयोग होता है। और बोली बोलने वाले भी अपने क्षेत्र के लोगों से तो बोली का प्रयोग करते हैं, किंतु अपने क्षेत्र के बाहर के लोगों से भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आगामी कक्षा में हम संसार की भाषाएं और उनके वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।